जैन ट्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा पर बात कर रहे हैं और उसमें भी तमस उपन्यास जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, भीष्म साहनी जी द्वारा रचित उपन्यास सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर लिखा गया है। इसकी क्लास में आप जब प्लेलिस्ट में जाएँगे तो हमने सबसे पहले सामान्य परिचय करवाया था और इसके बाद संपूर्ण वाचन जो है आपके उपन्यास का किया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे होंगे, पहले सामान्य परिचय का वीडियो देखेंगे, फिर ये वीडियो वो शुरू करेंगे। और ये भी आपको बता दें कि लाइव क्लास इवनिंग में शाम को 6 बजे चलता है, बट अभी नहीं चल पा रहा है, तो प्री रिकॉर्डेड क्लासेज़ आपको मिलेंगी। आप नोट्स बनाते रहिएगा, ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा। बाकी ये हमारा नंबर है और किसी को पेड क्लास से जुड़ना है और किसी भी तरीके से गाइडेंस लेना है, तो वो इससे जुड़ सकते हैं। बाकी तो ख़ैर हम जो है, जितनी भी सहयोग हो सकती है, वो आपको यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से जो है प्रोवाइड करा रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छे से प्यार भी दिखा रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब देखिए हमारा जो 9वाँ अध्याय है, इसके प्रीवियस के क्लास में देखा जो 8वाँ अध्याय है, इसमें जो दंगा है वो अपने आप में भयावह रूप ले चुका होता है, क्योंकि शिवालय की घंटी ने काफ़ी लोगों के अंदर एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया है और उधर वो रिचर्ड जो है बहुत ही आराम से सो रहा था, खुश भी था और लीजा कहती है हमको शिवालय की इस घंटे से बहुत डर डर लग रहा है जो घड़ियाल बज रहा है। और घड़ियाल इस तरीके से बज रहा था कि वो ध्वनि ना सबके कानों में पड़ता तो एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एक तरफ अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ जो है भोलेनाथ जो है, उनका जो है जिस तरीके से लोग एक गुंजायमान कर रहे हैं चीज़ों में ना, तो वो एक ऐसा नहीं है कि भक्ति भाव से किया जा रहा है, बल्कि ये है कि एक-एक धर्म के प्रतिनिधि आ गए हैं और भाई-भाई आपस में लड़ने के लिए खड़े हो गए। तो बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी, वो मंज़र आप एक तरीके से महसूस करो कि जैसे आपको पता हो कि आज तो हम आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन जस्ट पता हो कि हमें नहीं पता कि हमारा घर का आधा हिस्सा इस भाग में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा। जो अगल-बगल पड़ोसी हुआ करते थे, भाई-भाई होते, रोटी-बेटी का संबंध होता, उन्हें नहीं पता कल को कौन किसको छुरा घोंपेगा। तो बहुत ही भयानक स्थिति हो गया था और कहते हैं कि ऐसा बेवाक़ का घर है कोई चीज़, एक बार कहीं रख दो, फिर मिलती ही नहीं, ढूँढो, ढूँढो, मारो, मारो उसे। अब क्या चीज़ था? क्योंकि भयावह स्थिति हो गई थी, जो समृद्ध लोग थे वो बच-बच के कैसे निकले क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं पे होता। तो कहते हैं कि ऐसा बेबाका घर है कोई चीज़ एक बार कहीं रख दो तो फिर मिलती नहीं। ये किसके घर से आवाज़ आ रही थी? लाला लक्ष्मी नारायण के। लाला लक्ष्मी नारायण अलमारी के सामने खड़े बड़बड़ा रहे थे कि कुछ डाल तो मिलता ही नहीं। अलमारी के निचले खाने में कपड़ों के नीचे उन्होंने एक नन्ही-सी कुल्हाड़ी रख छोड़ी थी। ध्यान दीजिए क्या ढूँढ रहे हैं? कुल्हाड़ी ढूँढ रहे हैं। कुल्हाड़ी उनको मिल ही नहीं रहा था और उधर शहर में गड़बड़ शुरू हो गया था, रात का समय। 2 बार वो कोठरी में से बाहर घरवाली से पूछने जा चुके थे कि तुमने तो कुल्हाड़ी नहीं देखा और दोनों ही बार पत्नी ने एक सवाल के 2 जवाब दिए। सवाल के जवाब क्या दिया? देखो जी, दातुन मैं नहीं करती तो मुझे का कुल्हाड़ी से दातुन के लिए कीकर काटनी हो, लकड़ियाँ मैं नहीं फाड़ती कि मुझे कुल्हाड़ी की ज़रूरत हो। आप क्यों बार-बार मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने कुल्हाड़ी देखा? अब पूछना भी गुनाह हो गया। लाला लक्ष्मी नारायण को गुस्सा आ रहा है कि पत्नी ये क्या जवाब दे रही है? इसे पता है कि बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है शहर की। अब पूछना भी गुनाह है, कुल्हाड़ी ना मिले तो तुमसे ना पूछूँ तो किससे पूछूँ? देखो जी, क्यों परेशान होते हो? ऊपर भगवान भी तो है, उसी के सहारे बैठे रहो। छोटी सी कुल्हाड़ी से तुम किस-किस का बचाव कर लोगे? तो लाला लक्ष्मी नारायण अपनी पत्नी पे गुस्सा ज़ाहिर कर कहते हैं, कुल्हाड़ी सचमुच छोटी ही सी थी। पीले रंग के दस्ते पर लाल और हरे रंग के बलबूटे बने हुए थे। लाला जी बच्चों को एक बार मेले पर ले गए थे और वहां से ये कुल्हाड़ी लेते आए थे। फिर कुछ दिन तक सुबह घूमते समय छड़ी की जगह इसे अपने साथ ले जाते रहे और उन्होंने देखा कि इसे कीकर पर से दातुन के लिए टहनी तोड़ी जा सकती है। चुनाजी यहाँ उसे अपने साथ रोड ले जाने लगे और घर में दातुनों का ढेर लगाने लगे। अपनी ज़रूरत उन्हें एक दातुन की रहती थी, पर टहनी तोड़ो और उसे तराशते हुए घर लौटो तो एक टहनी में से कितने ही दातुन निकल आते। पत्नी बचे हुए दातुनों को कचरे की टोकरी में फेंकने जाती तो इन्हें बुरा भी लगता। ताज़ा दातून फेंकने जा रही हो, कुछ तो ध्यान किया हो। देखो जी, ताज़ा हो या पुराना ये किसी के मतलब के तो नहीं है। अब इन्हें रख के क्या करोगे? तुम खुद दातून किया करो। मेरे दाँत हिलते हैं, तुम्हारे दातून की मेहरबानी से ही हिलने लगे। पहले लोहे जैसे मजबूत हुआ करते थे, वो कहती और सीढ़ियों के पास रखी कचरे की बाल्टी को जाने लगती। देखने के वक्त एक दिन और इन्हें पड़ा रहने दे। जब ये सूख जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर हरे दातूनों को कौन फेंकता है? आज कुल्हाड़ी खो गई थी। कुल्हाड़ी के घर में रहते उन्हें सुरक्षा का भास रहता था। कुल्हाड़ी ना रहने पर लगता वो निहत्थे हो गए हैं और घर में इसके अलावा कोई ऐसी चीज थी भी नहीं जिसे हथियार का नाम दिया जा सके। कछुक मसहरी के डंडे थे, फिर रसोई के चाकू, तेल के नाम पर केवल एक सीसी सरसों के तेल की थी और कोयला तो ना के बराबर। वानप्रस्थ जी के प्रवचन के बावजूद लाला जी इन चीजों का
कोई प्रबंध नहीं कर पाए थे। उन्हें मन ही मन विश्वास था कि सरकार फिर शांत नहीं होने देगी और अगर हो भी गया तो उसकी आँच बहुत जल्दी उन तक नहीं पहुँचेगी। कुल्हाड़ी उस समय युवक संघ के शास्त्रागार की शोभा भी बढ़ा रही थी। वो खिड़की के दासे पर रखी थी जहाँ रणबीर ने तीर कमानों के फल एक के साथ एक सजा कर रखे थे। ऐसा बेबाका घर है, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? वो फिर बड़बड़ाए। तूने कुल्हाड़ी देखी? फिर से कहते हैं ननकू, ननकू तूने कुल्हाड़ी देखी? उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा। यहीं पर थी पिताजी, पर मैंने नहीं देखी। घर में थी तो अब पंख लगाकर उड़ गई क्या? तू मुझे चराता है? तुझे भी नहीं मालूम तो कहाँ गई कुल्हाड़ी? मैंने नहीं देखी पिताजी। ननकू दहलीज पर खड़ा था। अंतरंग सभा की मीटिंग में उसी रोज प्रातः जब शहर की स्थिति पर बहस हो रही थी तो उन्हें हिंदू जाति की सामूहिक रक्षा का ख्याल बार बार आता रहा। लड़कों को लाठी चलाना सिखाओ, इस काम में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए। मैं इस काम के लिए 500 रुपए दूंगा। तो ये सुबह ही बात हुआ था और आज ही ये दंगा फसाद हो गया था। लाला जी ने कहा था और देखते ही देखते उनकी प्रेरणा से 2500 रुपए इसके लिए इकट्ठे भी हो गए थे। पर उस समय उन्हें शत्रु से लोहा लेने उसे नीचा दिखाने की धुन थी। अपने को सुरक्षित समझते थे और वास्तव में वो थे भी पैसे वाले जाने माने व्यक्ति थे, ऊंचे मकान में रहते थे। किसका हाथ उन पर उठ सकता था? आसपास मुसलमान लोग रहते थे लेकिन सभी छोटे तबके के थे। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लाला जी व्यापार भी करते थे। उनके साथ भी रख रखाव था। फिर डर किस बात का था? पर आग लग जाने पर शहर का माहौल बदल गया था और सब कुछ जानते समझते हुए भी उनका दिल डूबने लगा था। सुनती हो, मुझे लगता है होनहार कुलाड़ी को युवक समाज में दे आया है। तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। मुझे तो तुम लोगों बेवकूफी लगते हो। मैं तुम्हारी बातों में पड़ू ही क्यों? उनकी पत्नी ने कहा। बेटा तुम्हें कुछ कह कर गया है? कौन? कौन क्या? अरे रणबीर। रणबीर? मुझे तो नहीं कुछ कह के गया। तुम्हारे उपदेश दिन भर सुनता रहता है, अब मैं क्या जानू कहाँ गया। इस परलों की रात में बेटा घर पर नहीं है, बताओ। लाला जी हाथ झटक फिर कोठरी की ओर घूम गए। पर अब कोठरी में जाने में क्या तुक है? कुल्हाड़ी तो वहां पर थी ही नहीं। उन्होंने कोठरी के कोने में रखे मसहरी के डंडे उठाकर बाहर आ गए। एक डंडा उन्होंने नानक को दे दिया तो एक डंडा नानक को दे दिया और उसी का आगे हाथ में लेकर नीचे दरवाजे के पास जाकर बैठ जाओ। दूसरा डंडा उन्होंने उस जगह दीवार के साथ टिका कर रख दिए जहां उनकी पत्नी जवान बेटी के साथ खाट पर बैठी थी। एक डंडा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, थोड़ी देर उसे हाथ में लिए रहे, फिर अटपटा सा महसूस करने लगे तो उसे भी दीवार के साथ खड़ा कर दिया। फिर सीढ़ियां चढ़कर छत पर चले गए जहां पर घर का शौचालय बना हुआ था। पिछली बार फिसाद भड़का था तो केवल मंडी में आग ही लगी थी, मार काट तो हुआ नहीं था। अब की बार हवा में जहर ज्यादा थी, लोग भड़के हुए थे। अंतरंग सभा की मीटिंग तक तो लाला जी स्वयं भी भड़के हुए थे। आग पहले से ज्यादा फैल चुकी थी। उत्तर पश्चिम की ओर आकाश लाल हो रहा था। इसी लाली में से कौती हुई आग की लपटें किसी महान आग की जीप की तरह लपलपा रही थी। आग इस वक्त उत्तर की दिशा में धीरे धीरे फैल रही थी, वैसे ही जैसे दशहरे पर लंका जलती है, और बराबर तेज हो रही थी। नीचे की ओर आग के बवंडर से घुमड़ते हुए नजर आते गठरियों जैसे फिर सहसा उनमें से नाचते हुए आग के शोले सीधे आसमान की तरफ लपकते। आकाश में लालिमा का गुट पड़ने पड़ने लगा। किसी किसी वक्त लाल धूल का एक बादल से ऊपर को उठता और फिर चितरा जाता, लाल से धुएं में बदल कर आकाश में बिखर जाता। तारे फीके पड़ चुके थे। चित्र के कुछ ऊपर तक का भाग गहरा लाल था, पर उसके ऊपर लाली में पीलिमा घुलती जा रही थी। धुएं का रंग भी जैसे सफेद पड़ता जा रहा था। किसी किसी वक्त आग का कोई बवंडर सीधा उनके ऊपर को उठता हुआ दूर तक नजर आ जाता और इस तरीके से बादल में से दूसरा बादल निकल रहा था, घुमड़ घुमड़ कर आगे बढ़ता जा रहा था। शौचालय में से निकलकर लाला जी छत के मुंडेर के पास खड़े हो गए। दहकते आकाश की पृष्ठभूमि में मकानों की छतों पर खड़े लोगों की आकृतियां अधिक स्पष्ट नजर आ रही थी। सभी आग की ओर देख रहे थे। दूर तक फैले शहर के घरों के मुंडेर, बरसातियों के चौकोरे ढांचे एक तस्वीर की तरह उभर गए थे। लाला जी का गोदाम बड़ा बाजार की एक गली में था जो मंडी से थोड़ा हटकर उत्तर पश्चिम की ओर पड़ता था। उन्हें ये देखकर संतोष हुआ कि वहां पर अभी अंधेरा है, आग उस ओर को नहीं फैल रही थी। मुड़ेर पर से लाला जी ने झांक कर नीचे देखा तो पड़ोस वालों की छत पर 3 आदमी खड़े थे। तीनों का मुंह आग की ओर था। फतादीन और उसका भाई और उनका बूढ़ा बाप खड़े थे। फतादीन की नजर आसमान की लाली को देखते हुए कैसे पिछवाड़े की ओर मुड़ गई तो उसे लाला जी खड़े नजर आए। कैसा कहर टूटा है बाबूजी, उफ, कैसी बुरी आग लगी है, उसने कहा। लाला जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर फतादीन ने आश्वासन के लहजे में कहा, बेखबर रहो बाबूजी, आपके घर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पहले हम पर कोई हाथ उठाएगा फिर आप पर। तो ये पड़ोसी थे लाला जी के। क्यों नहीं, क्यों नहीं, पड़ोसी हो तो इंसान के बाजू होते हैं और फिर आप जैसे पड़ोसी तो बात ही अलग है। आप बेफिक्र रहें, ये फसादी लोग फसाद करते हैं, शरीफों को परेशान करते हैं। यहाँ सभी को एक ही शहर में रहना और फिर लड़ाई वड़ाई, ये सब तो कुछ नहीं होता बाबूजी। बेशक। तो छत पे लाला जी साइड में देखें तो जो भी उनके बाजू वाले उनको दिलासा दिएगा, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लाला जी को फतादीन की बात पर विश्वास था और नहीं भी था।
20 बरस यहाँ रहते हो गए थे। इन लोगों में से उन्हें कभी शिकायत हुई नहीं थी, पर आखिर ये थे तो मुसलमान। तो पड़ोसी कौन था लाला जी का? फतेहदीन। ये डरने की कोई ऐसी बात तो थी नहीं। अगर किसी ने मेरे घर को आग लगाई तो मेरा तो केवल एक घर जलेगा, मुसलमानों का तो सारा मोहल्ला जलेगा। फिर सुबह हयात बख्श, हाँ, ये वही था। जब ये लोग रिचर्ड के यहाँ गए थे तो उसमें मुस्लिम लीग का प्रधान था। यकीन दिलाया था कि उसके रहते कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। गोदाम के बारे में भी उन्हें विशेष चिंता थी नहीं। गोदाम के सारे माल का बीमा हो चुका था, फिर भी हालात बिगड़ते देने लगते और उन्हें मुशल्लों का एतबार नहीं किया जा सकता। उन्हें चिंता थी तो केवल और केवल रणबीर की, जो इस वक्त घर नहीं था। जोशीला लड़का, कहीं कोई भूल न कर बैठे। ये तो मास्टर देवव्रत ने ही उसे गड़बड़ देखकर रोक लिया था। मतलब मास्टर देवव्रत के यहाँ सीखने गया था, उन्होंने वहां पे रोक लिया था। शाम के वक्त रणबीर का एक मित्र कह भी गया था कि सभी लड़के मास्टर जी के पास हैं, पर क्या मालूम उसने मंडी का रुख कर दिया हो। तभी उनके कानों में घड़ियाल की आवाज आई। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। अंतरंग सभा की बैठक में उन्हीं ने सुझाव दिया था कि खतरे की घंटी को ठीक करवा लिया जाए और उसमें नई रस्सी डलवा ली जाए। उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उनके सुझाव को अमली जामा पहना दिया गया है। पर दूसरे ही क्षण आग के इन बवंडरों के बीच घड़ियाल का बजना उन्हें बेमानी और निरर्थक सा भी लगा। इस खतरे की घंटी, यानी ये जो था, इधर खतरे की घंटी बज रही है और उधर मंडी चल रहा है। हिंदुओं का लाखों का नुकसान हो रहा है। हम हिंदुओं को इसी चीज ने मारा है। और किसने मारा है? वो बड़बड़ाए। वो पीठ पीछे दोनों हाथ बांधे टहल रहे थे और बड़बड़ाते जा रहे थे। किसी किसी वक्त उनका दिल डूबने लगता। घर में जवान बेटी थी, अगर इस तरफ गड़बड़ हो गई तो मैं इन्हें कहाँ संभालूंगा, और न जाने रणबीर कहाँ घूम रहा है। बड़ा बेबाक लड़का है, किसी को नहीं सुनता। समाज सेवा रट लगाए रहता है। जिसे अपने माँ बाप की चिंता नहीं, वो समाज सेवा क्या करेगा। कभी भी उन्हें नहीं लगता जैसे रणबीर ने अनाज मंडी का रुख कर लिया है, जहां आग लगी है। और ये विचार मन में आते ही उनके सारे बदन में सिरन सी दौड़ जाती। और लोगों के भी बेटे हैं, वे भी मंडली में जाते, लाठी चलाना सीखते, पर ये नहीं कि खतरे के वक्त घर के बाहर घूम रहे हो। बड़ा वीर सैनिक बना फिरता है। उन्हें अपने पर क्रोध आया। मीटिंग में और लोग चुप बने रहते, जबकि मैं बोलता रहता। 500 रुपए भी मुझसे निकलवा लिया और किसी ने 100 से ज्यादा नहीं दिया। मुझ पर अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो अगर कोई भड़वा नजदीक नहीं आएगा, ये मुसलमानों के मोहल्ले में मेरी मदद करने कौन आएगा। मुडेर के पास खड़े होकर लालाजी ने घर के अंदर झांक कर देखा। नीचे घुप अंधेरा। जंगले के पास बेटी चुपचाप खाट के पैताने माँ से सटकर बैठी। हरि का नाम लो, माँ कह रही थी, हरि का नाम लो, गायत्री का जप करो। और बेटी गोद में हाथ रख के गायत्री मंत्र का पाठ करने लगी। ऊपर से लालाजी ने धीमी आवाज में पूछा, रणबीर आया है? क्यों रणबीर की माँ, रणबीर आ गया है? नहीं जी, अभी कहाँ आया है, कोई नहीं आया। अच्छा धीरे बोलो, तुझसे धीरे नहीं बोला जाता क्या? लालाजी फिर छत पे टहलने लगे और बार बार मन को हौसला देते। मेरे घर को आग लगाएंगे तो इनकी सारी गली वैसे ही जल जाएगी। तो लाला जो थे, इनको ये लगता था कि इस गली में ये हिंदू में एक में थे, और हिंदू मुस्लिम की गली में अगर आग लगाई इनकी वजह से तो पूरी गली वैसे ही राख हो जाएगी। फिर भी उनसे रहा नहीं गया। बड़बड़ाते हुए सीढ़ी से उतर आए। पर परिवार के सामने पहुंचे तो उनका रुख बदल गया। इस तरह गुमसुम होकर क्यों बैठी हो? अपनी पत्नी से कहते हैं। रणबीर की माँ शांत क्यों हो? घबराने की क्या बात है, हिम्मत से काम लो। उनकी माँ चुप रही। उनका दिल भी रणबीर के मारे धक धक कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि शहर में दंगा फसाद हो रहा है। मन ही मन वो भी व्याकुल थी। हमें हिम्मत से काम लेने को कह रहे हो? स्वयं 3 बार तो शौच हो आए, माँ ने धीरे से बुदबुदा कर कहा। लाला जी जंगले के पास से हटकर कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद माँ को खटका सा लगा। विद्या, जा देख तो अपनी लड़की, इनकी लड़की विद्या, जा देख तो तेरे पिताजी क्या करने गए हैं। विद्या उन्हीं कदमों से पिता के कमरे की ओर गई। लाला जी अपनी 2.5 गज धोती उतारकर पजामा पहन रहे थे। विद्या उन्हीं कदमों के पास लौट आई। वही तो, कहीं बाहर जा रहे हैं, विद्या ने घबराई हुई आवाज में कहा। हे भगवान, इनका कुछ पता नहीं चलता। और माँ खाट पर से उतरकर सीधी अपने पति के कमरे में जा पहुंची। देखो जी, मेरा गड़ा मुट्टा देखोगे, अगर घर के बाहर कदम रखोगे तो, यानी मैं मर जाऊंगी फिर। तो क्या करूं, उसकी भी सुध लूं या घर पर बैठा रहूं, यानी बच्चे की। अपनी जवान बेटी को मेरे पास अकेली छोड़कर तुम चले जाओगे? देखो तो कैसा कहर का वक्त आया है, माँ ने उत्तेजित आवाज में कहा। बेटा बाहर गया हो और मैं चूड़ियां पहनकर घर बैठा रहूं, ये कोई होश की बात थोड़ी है। अरे बेटा तुम्हारा है तो मेरा भी तो है। इस वक्त उसे ढूंढने जाओगे तो कहाँ जाओगे? स्कूल बंद पड़ा होगा, मंदिर में से लोग कब के जा चुके होंगे, उसे कहाँ खोजोगे? समझदार लड़का है, जरूर कहीं रुक गया होगा। शाम को उसका दोस्त भी बोल गया था कि सभी लड़के मास्टर जी के घर में हैं। मैं ये कितना कहती हूँ, कोई जरूरत नहीं बच्चे को आरीवीर बनाने की। ये पढ़े लिखे खाए पिए, मगर नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उसके कवायदे करवाते रहे, लाठी चलाना सिखवाते रहे। मुसलमानों का शहर है, सारी उम्र हमें इन्हीं के साथ रहना है। समंदर में रहकर मगर से बैर कहाँ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देख लो क्या हो रहा है। बहुत उपदेश नहीं दिया कर। क्या बुरा किया?
जो वो युवक समाज में जाने लगा, देश और समाज का काम करना ही तो चाहिए। ठीक है, करो फिर देश और समाज का काम और भुगतो। पर मैं तो इस वक़्त बाहर नहीं जाने दूँगी। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। लाला जी ने बाहर जाने का इरादा स्थगित कर दिया। उन्हें इस बात की आशा नहीं थी कि आग इतनी ज़्यादा भड़क उठेगी। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा तो अक्सर आया करता था, पर उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि अंग्रेज उन्हें दबा कर रखेंगे। और लोग भी हैं अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू, मुसलमान सभी के साथ मेल-मिलाप बनाए रखते हैं। अपने समधियों को ही देखो, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने ना अफसरों के साथ बनाकर रखी है, ना हमसायों के साथ। इनकी पत्नी कह रही हैं, अपने दामाद को देख लो कैसे वो मुसलमान के साथ जो है हाथ से हाथ बजा के मतलब दोस्ती बना के रखता है। तुमने तो ना मुस्लिमों से बना के रखा दोस्ती और ना ही अंग्रेजों से। वास्तव में ये बात जैसे उनकी पत्नी ने उन्हीं के मुँह से छीन ली हो। क्योंकि ऐन उस वक़्त वो भी इसी बात के बारे में सोच रहे थे कि उनके समधी की गहरी दोस्ती शहनवाज़ के साथ थी और शहनवाज़ तो बड़ा असर रसूख वाला मुसलमान था। उनकी मोटर जगह-जगह चलती थी। उसके पेट्रोल का ठेका था और लाला जी की समधी के साथ लुक़मा तोड़ने जैसा रिश्ता। सबसे अच्छा हो कि इसकी मदद से हम जैसे-तैसे यहाँ से कुछ दिन के लिए निकल जाएँ। आग भड़क उठी है तो जल्दी शांत तो होगी नहीं और जाने क्या-क्या गुल खिला है। बेटी को लेकर सदर बाज़ार में कुछ दिन के लिए चले जाएँ। पर ये कैसे संभव हो? तभी दूर से नारों की गूंज सुनाई दी। अल्लाह अकबर का नारा उठा तो दूर कहीं से, मगर वो बार-बार मकानों की छत पर से दोहराया जाने लगा। मकानों की छतों पर चढ़े हुए आग का तमाशा देखने वाले लोग भी उसे दोहराने लगे। एक शोर सा मचने लगा। दूर से वाले की ओर से हिंदू नगरों कोई भी आवाज आती, लेकिन बहुत कम और बहुत धीमी सी। आसपास कहीं भी उसे दोहराया नहीं जा रहा था। इसे लाला जी और भी ज्यादा त्रस्त हो उठे। सुनो रणबीर की माँ, तुम ननकू को ऊपर बुला लो। क्यों? क्या बात हुआ? हर बात के साथ क्यों नहीं लगाया करो? तुम उसे बुलाओ, मैं उसके हाथ एक चिट्ठी लेकर भेजना चाहता हूँ। पत्नी लाला जी के चेहरे की ओर देखती रह गई। इस वक्त इसे भेजोगे? कहाँ भेजना चाहते हो? पत्नी का मन रणबीर की दिशा में दौड़ रहा था। ये रणबीर का पता लगाएगा। मास्टर ने आपको कहला जो भेजा है कि रणबीर उसके साथ है। अब क्यों परेशान होते हो? भगवान पर भरोसा रखो और सुबह तक चुपचाप बैठे रहो। नहीं, रणबीर के पीछे मैं इसे नहीं भेजना चाहता। मेरा एक दूसरा काम भी है। देखो जी, इस गरीब को कहाँ भेजोगे? यानी वो अपने नौकर को कहते हैं लाला जी की भेज देते हैं और ये बेटे का भी पता लगाएगा। तो उनकी पत्नी कहती नहीं, क्योंकि जान की कीमत तो हर एक इंसान की होती है और तुम कह रहे हो ननकू को भेज दें। उन्होंने कहा, देखो जी, इस गरीब को कहाँ भेजोगे? बाहर वैसे ही कहर बरसा है। इसे कोई जानता ना पहचानता। तू हर बात में टांग क्यों अड़ाती है? मैं नहीं चाहता कि विद्या को लेकर हम यहाँ पड़े रहे। विद्या नहीं, अपनी बेटी। कुछ भी हो सकता है। मैं समधी को खत लिख रहा हूँ कि अपने दोस्त शहनवाज। तो इनका दोस्त कौन था? शहनवाज। यानी इनका जो दामाद था, दामाद के जो दोस्त थे शहनवाज थे। शहनवाज की अच्छी खासी पहचान थी। तो ये मतलब समझ रहे थे कि जो इनका समधी है वो यहाँ से निकलवाने में मदद करेगा इस मोहल्ले से, क्योंकि जहाँ पे लाला जी रह रहे थे वो मुसलमानों का मोहल्ला था। तो जवान बेटी घर में है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने कहा कि ये काम भी तो कल सवेरे हो सकता है ना, अब ज़रूरी थोड़ी है कि रात में ही निकल चले। इस वक़्त तो नहीं हो सकता। क्या समधी तुम्हारी चिट्ठी पाकर शहनवाज के घर जाएगा? तुम ये कैसी बातें करते हो जी? पर लाला जी ने नहीं माना। एक बात इनके दिमाग में बैठ जाए तो निकलती नहीं। पत्नी बुदबुदाई, फिर ऊँची आवाज़ में बोली, "ये कहाँ तुम्हारी चिट्ठी कहाँ पहुँचाएगा? ये कुछ नहीं जानता।" तो उन्होंने कहा, "क्यों नहीं पहुँचाएगा? इसे रखा किस लिए है? गलियों के रास्ते 2 मिनट में समधियों के घर पहुँच जाएगा। पास ही तो है। तुम क्यों इतनी ज़िद्दी पकड़ लेते हो जी? यहाँ से निकलोगे तो भी दिन को ही निकलोगे। इस वक़्त किसी को लिखने से क्या फ़ायदा? समधियों को परेशान कर रहे हो।" लाला जी क्षण भर के लिए ठिठके खड़े रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, "अगर हो सके तो आज रात ही निकल जाना चाहता हूँ।" "ऐसी भी क्या बात है जी? तुम्हें हमसायों से डर लगता है?" "मुझे नहीं लगता। भगवान का नाम लो, चुपचाप बैठे रहो," पत्नी ने कहा। फिर इसके बाद वो चुप हो गई। कोई कारण रहा होगा जो ये इतने उतावले हो रहे हो। ननकू के लिए जोखिम था, पर जवान बेटी का ख्याल आते ही माँ की स्थिरता भी डोल गई। क्या मालूम इसी समय यहाँ से निकल जाने में भला हो। भगवान ना करे अगर कुछ हो गया तो मैं इसे कहाँ छिपाती फिरूंगी। इसे कहो मसहरी का डंडा साथ लेता जाए। हाँ, मसहरी का डंडा। लाला जी ने ननकू के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा। चिट्ठी देकर लाला जी देर तक ननकू को समझाते रहे। अगर देखो किसी गली में सो रहे तो दूसरी तरफ मुड़ जाना। हो सके तो मंदिर से चपरासी को साथ ले लेना। अब जाओ, देरी नहीं करो। जैसे भी हो खत पहुंचा कर आना। पर उसके जाने से पहले पत्नी एक बार फिर बिफर कर बोली, देखो जी, भगवान के सहारे आज रात पड़े रहो। कल जो होगा देखा जाएगा। ये भी किसी माँ का बेटा है। क्यों इसे जलती आग में धकेल रहे हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं जा सकता हूँ। तो ये नहीं जा सकता? इसके हाथों में मेहंदी थोड़ी लगी है। पर तभी पिछली गली में किसी के भागते कदम की आवाज आई। आवाज नजदीक आ रही थी और छड़ पर ऊंची होती चली जा रही थी।
उसी रात गली में चलते कदमों की हर आवाज ऊंची होती लग रही थी और कानों के साथ साथ सीधे वो दिल पर आवाज लग रही थी। लाला जी चलते चलते रुक गए। उनकी टांगों में से पानी भर गया था। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या रणबीर कहीं से भाग कर आ रहा है? भागते कदमों की आहट से कौन किसी को पहचान सकता है? सहसा किसी दूसरे व्यक्ति के भागते कदमों की भी आवाज आने लगी। लगा जैसे कोई आदमी गली का मोड़ काट कर गली के अंदर आ गया हो और भागते व्यक्ति के पीछे पीछे भागने लगा हो। फिर सहसा अंधेरे को चीरती हुई आवाज आई, बचाओ बचाओ। लाला जी का शरीर सिर से पांव तक सहर उठा। गली के पिछले हिस्से में अब एक नहीं, दो तीन भागते व्यक्तियों के कदम की आवाज आ रही थी। ये आवाजें खाट पर बैठी माँ और उसकी बेटी ने भी सुनी। पास पड़ोस के घरों की छतों पर खड़े लोगों ने भी सुनी। वे सारे वातावरण में जैसे गूंज रही थी, बचाओ। फिर आवाज आई। चीखती सी आवाज थी, किसी बदहवास डरे हुए आदमी की आवाज। इस आवाज से भी अपने बेटे की आवाज को पहचान पाना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था। भयाकुल भागते हुए लोग, सभी एक ही जैसी आवाज, वही चीख, वही पुकार। गली में किसी चीज के फेंकने की आवाज आई। कोई लाठी थी या पत्थर। किसी ने शायद भागते आदमी के पीछे लाठी फेंकी हो, या शायद कुल्हाड़ी जो नजदीकी दीवार के साथ टकराई हो, फिर गली के फर्श के साथ टकरा कर पटपटाती सी आगे चली गई हो। पकड़ो, मारो मारो। फिर बचाव की पुकार करने वाला व्यक्ति हाँफता हुआ, पैर पटपटाता गली लांघ गया। गली लांघते ही उसके कदमों की आवाज दूर हो गई थी, धीमी पड़ गई थी, जबकि उसका पीछा करने वाला कदम की आवाज ऊंची ही होती जा रही थी। क्या लाठी उसे लगी नहीं थी? क्या रणबीर पर किसी ने लाठी फेंकी थी? क्या रणबीर बचकर आ गया? क्या वो अभी दरवाजा खटखटाएगा? पीछा करने वाले कदम गली से बाहर चले गए थे। लाला जी का दिल धक धक करने जा रहा था। उनके कान दरवाजे पर लगे थे कि अभी कोई दरवाजा खटखटाएगा, पर किसी ने दरवाजा खटखटाया ही नहीं। लाला जी के पैरों में गति आई। वो चलते हुए छज्जे पर गए ताकि सड़क पर से इन भागते लोगों को देखें। सड़क सुनसान पड़ी थी। सामने कच्चे घर की छत पर औरतें, मर्द और बच्चे खड़े थे। उन्होंने भी ये आवाजें सुनी होंगी। सभी निश्चय से खड़े। तभी लगभग छज्जे के नीचे तीन आदमी सड़क पर से गली की ओर लौटते नजर आए। तीनों ने मुश्कें बांध रखी थी। तीनों जोर जोर से सांस लेते थे। तीनों के हाथ में लाठियां थी। निकल गया सीखड़ा। जो भागता नहीं तो हम उसका पीछा भी नहीं करते, उनमें से एक कह रहा था। और उनके कदम गली के अंदर मुड़ गए और धीरे धीरे वो दूर होने लगे। लाला जी ने चैन की सांस ली और फिर से पीठ पीछे हाथ बांधे कमरे में टहलने लगे। ननकू ने भी मसहरी का डंडा उठाया और सीढ़ियां उतरकर दरवाजे के पीछे जा बैठा, क्योंकि इसको भेजा जा रहा था कि वहां पे जाके बोले और मुसलमानों की जो मोहल्ले हैं उनसे कैसे बाहर निकाले। अब यहाँ से आपका देखिए 10वां अध्याय शुरू हो रहा है। 10वें अध्याय में क्या होता है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा तो रात में काफी भयावह रूप ले ही चुका था। अब सुबह के समय है, दिन के उजाले में शहर अधमरा सा जान लगता, मानो उसे साफ सूंघ गया हो। मंडी अभी भी जल रही हो। म्यूनिसिपैलिटी के फायर ब्रिगेड ने उसके साथ जूझना कब का छोड़ दिया हो। उसमें से उठने वाले धुओं से आसमान में कालिमा पुत रही हो, जबकि रात के वक्त आसमान लाल हो रहा हो। 17 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। दुकानें बंद थी। दूध दही की दुकानें कहीं कहीं खुली थी और उनके निकट दो दो चार चार आदमी खड़े रात की घटनाओं के बारे में कयासी लगा रहे थे। मारकाट के बारे में अफवाहें ज्यादा थी। ग्वाल मंडी वाले कहते रत्ता में दंगा हुआ, रत्ता वाले कहते कमेटी मोहल्ले में हुआ, नया मोहल्ला की चौक में एक घोड़ा मारा हुआ पाया गया। शहर के बाहर गांव की जाने वाली सड़क पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति आदमी की लाश मिली। कॉलेज रोड पर जूतों की एक दुकान और साथ में बैठने वाली दर्जी की दुकान लूट ली गई। एक और लाश शहर के सिरे पर एक कब्रिस्तान में मिली। लाश किसी अधेड़ उम्र की हिंदू की थी और उसकी जेब में से कुछ रेजगारी और दहेज के कपड़ों की एक फेहरिस्त भी थी। मोहल्लों के बीच लीकें खिंच गई थी। हिंदू के मोहल्ले में मुसलमानों को जाने की अब हिम्मत थी नहीं और मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू सिख अब नहीं आ जा सकते थे। आंखों में संशय और भय। गलियों के सिरों पर और सड़कों के नाकों पर जगह जगह कुछ लोग हाथों में लाठियां और भाले लिए हुए मुस्क बातें छिपे बैठे थे। जहाँ कहीं हिंदू और मुसलमान पड़ोसी एक दूसरे के पास खड़े थे, बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, बहुत बुरा हुआ। इसे आगे वार्तालाप बढ़ ही नहीं पाता था। वातावरण में जड़ता सी आ गई थी। सभी लोग मन ही मन जानते थे कि ये कांड यहीं पर खत्म होने वाला है नहीं, लेकिन आगे क्या होगा किसी को उसका मालूम था नहीं। घरों के दरवाजे बंद थे। शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डेवड़ियों, दरारों, छिद्रों में से उस पर आंख लगी है, उसका पीछे किए जा रही है। लोग अपने अपने मोहल्लों में बंद हो गए थे। केवल उड़ती अफवाहों के बल पर एक दूसरे से संपर्क रखे हुए थे। खाते पीते घरों के लोग अपने अपने बचाव में उलझ गए थे। सार्वजनिक काम ठप हो गए थे। कांग्रेस की प्रभात फेरी और तमीरी काम और सभी एक दिन में खत्म हो गए।
फिर भी सुबह सवेरे हंसबे मामूल जनरल जैसे तड़के लांगते कांग्रेस के दफ्तर के सामने पहुंच गए थे। वहां पर लात ताला चढ़ा था और पौ बटने तक साथियों का इंतजार करता रहा, और जब वे नहीं आए तो नाली के ऊपर बने चबूतरे पर खड़े होकर उससे छोटी सी तकरीर की और वहां से रवाना हो गया। साहिबान, चूंकि आज सभी बुज़दिल चूहों की तरह घरों में घुसे बैठे हैं, मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि आज प्रभात फेरी होगी नहीं क्या? मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी शहर में अमन बनाए रखिए। ये सब शरारत अंग्रेज़ों की है, जो भाई-भाई को आपस में लड़ाता है। जय हिंद। और वो चबूतरे पर से उतरकर लेफ्ट राइट करते अंधेरे में खो गए। उधर रणवीर रात को घर नहीं लौटा, लेकिन जैसे-जैसे मास्टर देवव्रत ने उसके कुशल-क्षेम की खबर लाला लक्ष्मी नारायण को दी, दूसरे लाला जी अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएँ, कि शहनवाज़ स्वयं पहुँच गया, यानी उनके दामाद का दोस्त। ऊँचा लंबा रोबीला शहनवाज़, वो अपनी गहरे नीले रंग की ब्यूक गाड़ी लेकर आया था। शहनवाज़ शहनवाज़ के साथ लाला जी की जान-पहचान तो थी, पर वे तकल्लुफ़ी नहीं थे। देखते ही देखते लाला जी, उनकी पत्नी और बेटी उस मोटर में बैठकर मोहल्ले से निकल गए। नन्हकू अकेला मकान की हिफाज़त के लिए छोड़ दिया गया। मुस्तैदी से चौकीदारी करना, सोए नहीं रहना, ननकू सारा घर तुम पर है। और मोटर रवाना हो गई। नीली व्यू गाड़ी सुनसान सड़कों पर बल खाती चली जा रही। जगह जगह रास्ते पर खड़े लोगों की नजर उन पर थी। सभी देखते थे कि अगली सीट पर ड्राइवर की जगह तुरेदार पगड़ी पहने शाहनवाज बैठा था। दोस्तों का दोस्त जनानी सवारियां बैठी थी। यूं निकल कर जाना बड़ी हिम्मत की बात थी। और जब कहीं सड़क पर लोगों की गांठ नजर आती, लाला जी दूसरी ओर देखने लगते, जबकि पिछली सीट पर बैठी लाला जी की पत्नी शहनवाज को आशीषें दे रही थी कि ऐसे लोगों के दिल में भगवान बसता है, जो मुसीबत में लोगों का हाथ पकड़ते हैं। और अब भी वो गाड़ी लाला जी और उनके परिवार को सदर बाजार में किसी संबंधी के घर छोड़ देने के बाद फिर से शहर की सड़कों पर बढ़ती चली आ रही थी। अब शहनवाज सीधे अपने जिगरी दोस्त रघुनाथ उसके डेरे पर जा रहा था। पर शहनवाज को अपने बचाव की कोई चिंता नहीं थी। उसकी ब्यूक मोटर सभी जगह जाती थी। जामा मस्जिद के सामने से होती हुई ब्यूक गाड़ी माई सत्तो के तालाब की ओर जा रही थी। सड़क के दोनों ओर के मकान छोटी छोटी दुकानें, जिनके आगे लाठियों के सहारे साहिबान खड़ी खंडहर सी लग रही थी। यह मुसलमानी इलाका था। अटूटा पुल पार करने के बाद मोटर सैयदों के मोहल्ले की ओर बढ़ गई। दाएं बाएं के घर ऊंचे उठने लगे। छज्जों वाले 2 मंजिले 3 मंजिले घर, नीचे आगे की बड़े चबूतरे, किवाड़े, खिड़कियां के ऊपर रंगीन शीशे। यहाँ पे हिंदू वकील और ठेकेदार रहते थे। एक आध को छोड़कर सभी हिंदू थे। शहनवाज का अनेकों के साथ उठना बैठना था। बेतकल्लुफी थी, दोस्ती यारी थी। वो जानता था इस वक्त झरोखों में लगी आंखें उसकी ओर देखी जा रही, पर उसे इस वक्त इस बात का भी विश्वास था कि सभी आंखें उसे पहचानती। फिर भी उसने मोटर की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। माई सत्तो के तालाब के पास पहुंचकर वो दाएं हाथ को मुड़ गया। यहाँ इलाका मिला जुला था। सभी तरह के लोग थे। दुकानों की एक लंबी कतार जूतियां बनाने वाली की थी। ये लोग होशियारपुर से आए थे। सभी सिख थे। सभी दुकानें बंद थी। आगे चलकर कुछ कच्चे घर थे, जिनकी दीवारों पर गोबर की थापियां थी। ये इलाका भी सुनसान था। ये भंगियों की बस्ती थी। शहनवाज की मोटर फिर धीमी हो गई। यहाँ संकट का साया इतना गहरा हुआ नहीं जान पड़ता। बिजली की खंभे के इर्द गिर्द 2 बच्चे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हुए घूम भी रहे थे। उन्हीं के नजदीक बच्चों की एक और टोली खेल रही थी। पास से गुजरते हुए शहनवाज ने ध्यान से उनकी ओर देखा। बच्चे घेरा बनाए खड़े थे, और घेरे के अंदर एक छोटी सी लड़की कुर्ता ऊपर खींचकर जमीन पर लेटी थी, और उसकी जांघों पर एक नन्हा सा लड़का बैठा था। उसने भी अपना कुर्ता ऊपर को चढ़ा रखा था। आसपास खड़े सभी बच्चे हंसी से लोट-पोट रहे थे। कमचात इन्हें और कोई खेल नहीं सूझा। शहनवाज बुदबुदाया और हंसकर आगे बढ़ गया। इस इलाके में अभी तक तनाव नहीं आया था। यदि था तो नजर नहीं आ रहा था। शहनवाज के चेहरे की ओर देखते हुए ये नहीं लगता था कि कभी उसके मन में भी ओछे या क्षुद्र विचार उठ सकते होंगे। रोबीला जवान, छाती तनी रहती, तुर्रा लहराता, बूट चमचमाता, सदा सरसराते धोबी के धुले कपड़े। ईमान से किसी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा दे तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। उसके बारे में कहा जाता था, पर ये वर्षों पहले की बात है। वह धीर गंभीर दुनियादार आदमी था। पेट्रोल के 2 पंपों का मालिक। उसकी मोटर लारियां चलती थी। और फिर भी दोस्त परवार, मिलनसार, हंसमुख और जज्बाती जैसा पहले हुआ करता था, अब भी था। दोस्त परवरी उसका ईमान था। जब शहर में गड़बड़ शुरू हुई और रघुनाथ का अशुभ समाचार लेने आया, तो उसने रघुनाथ के घर के बगल में बैठने वाले नानभाई से कहा था, देख फकीरे, दोनों कान खोलकर सुन ले। अगर मेरे यार के घर को किसने बुरी नजर से देखा तो मैं तुझे पकड़ूंगा। कोई इस घर के नजदीक ना आए। मोटर अब बड़ी सड़क पर आ गई। इलाका खुल गया था। सड़कें चौड़ी थी और आसपास के घर सड़कों से काफी दूर। इलाका मुसलमानी था और मोटर धीमी थी। बाबा नानी की और जनवाली सड़क के किनारे से मौलादात खड़ा था। यहाँ पे किनारे पे
सड़क पे मौलादात खड़ा था। पीछे एक दुकान के चबूतरे पर 5-7 आदमी मुशक बांधे और लाठियां भाले हाथ में लिए खड़े थे। मौलादात आज भी अपनी निराली पोशाक में था, खाकी रंग की बेजिस, गले में हरे रंग का रेशमी रुमाल। शहनवाज की मोटर को आता देखकर उसके आगे बढ़ा। क्या खबर है? शहनवाज ने मोटर गाड़ी रोकी, पूछा। क्या खबर है खान जी? उधर पिछले मोहल्ले में काफिरों ने एक गरीब मुसलमान को मार डाला, कहते हुए मौलादात के होठों पर गुस्सा आ गया। मौलादात की नजर में गुस्सा था, मानो वो कह रहा था, तुम तो खान जी काफिरों से बगलगीर होते हो, उनके साथ उठते बैठते हो जबकि मुसलमान मर रहे हैं। पर वो कुछ भी बोला नहीं। मौलादात जानता था कि उसकी पहुंच उस जगह तक नहीं जा सकती जिस जगह तक शहनवाज की पहुंच है। शहनवाज का उतना बैठना डिप्टी कमिश्नर तक था, शहर के रईसों तक था, जबकि मौलादात कमेटी के आसपास तक ही बरसों से मंडराता था। 5 काफिर हमने भी काटे हैं इनकी माँ की, ऐसे इसने बोला। शहनवाज ने सुना अनसुना कर दिया और मोटर चला दी। वो थोड़ी ही देर आगे गया था जब दाईं ओर एक गली में से सहसा बहुत से लोग नामुदार हुए। चुपचाप चलते हुए लोग सड़क पार कर रहे थे। जनाजा था, आगे आगे हयात बख्श था, सिर पर कुल्ला, सफेद कमीज और सलवार। लोगों के पैरों की हल्की हल्की आहट हवा को जैसे थपकियां देती रही। शहनवाज समझ गया था कि वह उसी मुसलमान की मैयत होगी। जनाजे के पीछे 2 छोटे छोटे लड़के भी थे जो जरूर उसके बेटे होंगे। थोड़ी देर बाद सड़क साफ हो गई। शहनवाज ने गाड़ी फिर चला दी। फाटक लांग कर शहनवाज ने मोटर पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और चाबी झुलाता बंगले की ओर गया। पर्दे के पीछे खिड़की के पास रघुनाथ की पत्नी ने उसे सबसे पहले देखा और उसे पहचानते उसे हार्दिक खुशी हुई। वो कराड़ खुल दरवाजा, बाहर से आवाज आई। रघुनाथ की पत्नी लपक कर बाथरूम की ओर गई। शहनवाज तुमसे मिलने आया है, उसने दरवाजे के बाहर पति को संबोधन करते हुए कहा। मैं उसे बिठलाती हूँ, तुम जाओ। दरवाजे खोलने से पहले ही शहनवाज फिर से बोलने लगा था। ओ यावू, बंगले में रहने लगा है तो दरवाजा ही नहीं खोलता। फिर भाभी को सामने खड़ा देखकर अचकचा गया। भाभी सलाम, किधर है मेरा यार? उसने कहा और बैठने वाले कमरे में दाखिल हो गया। रघुनाथ की पत्नी ने बताया कि रघुनाथ बाथरूम में था और वह शहनवाज के निकट कुर्सी पर बैठ गई। ये कैसा है भाभी? कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा किया वहां से निकल आए। अच्छा है, पर अपना घर तो अपना ही होता है, अब न जाने कभी उसमें जाना होगा या नहीं। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। शहनवाज भी भावुक उठा। रोनी भाभी, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम लोग ज़रूर फिर अपने घर में जाओगे, तो बेफ़िक्र रहें। रघुनाथ की पत्नी शहनवाज से पर्दा नहीं करती थी। उसके दोस्तों में से यही एक मुसलमान दोस्त था जिसके सामने वो बेझिझक रहती थी। रघुनाथ को इस बात का गर्व भी हुआ करता था कि उसका सबसे नज़दीकी दोस्त एक मुसलमान है। फातिमा को नहीं लाए? जब आते हो अकेले चले आते हो। शहर में गड़बड़ है भाभी, तुम क्या समझती हो मैं शहर को निकला हूँ? तुम आ सकते हो तो वो नहीं आ सकती, मोटर में वो अभी तो बैठ सकती है। तभी रघुनाथ आ गया। ओ याबू, तुझे यहाँ भी टट्टियाँ लगी है? उधर से भाग के आया काफिर और यहाँ भी टट्टियाँ करने लगा। और दोनों बगल गिर हो गए। शहनवाज का दिल फिर भावोद्रेक में डूब डूब गया। इस मेरे यार पर तो मेरी जान भी कुर्बानी, इसे कोई हाथ लगा कर तो क्या उसकी चमड़ी उधेड़ दूं। भाभी बाहर जाने को हुई तो शहनवाज ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो भाभी? मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। क्यों? खाना क्यों नहीं खाओगे? ये तो बोलता ही रहेगा अजान की, तुम खाना तैयार कर लो। रघुनाथ बोला। जा भिंडी खिलाएगा? मैं भिंडी नहीं खाता भाभी, मेरे लिए कुछ नहीं बनाना। बस जानकी जा चुकी थी। उसने पीछे से आवाज दी। खुदा कसम भाभी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जल्दी जाना, मैं 2 मिनट के लिए आया हूँ। खाना नहीं खाओगे? चाय तो पियोगे? भाभी कमरे की दहलीज पर आई। ये तो मैं पहले से जानता था, तुम खाना नहीं खिलाओगी, पर लाओ, तुम चाय ही पिला दो। दोनों दोस्त बैठ के रघुनाथ ने गंभीर आवाज में कहा। बहुत गड़बड़ है, दिल को बड़ा दुख होता है भाई। भाई भाई का यहाँ पे गला कट रहा है। बस ऐसा इस वाक़ से दोनों के बीच एक तरह की दूरी सी पैदा हो गई। उनके आपसी रिश्ते की बात और थी, हिंदू-मुसलमान के रिश्ते की बात दूसरी। इस वाक़ से रघुनाथ ने मानो निजी रिश्ते के साथ जातियों के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की जिसके बारे में दोनों के अपने अलग-अलग विचार थे। सुना है गाँव में भी फसाद हो गया है, रघुनाथ ने कहा। पर इस विषय पर अधिक वार्तालाप की गुंजाइश थी नहीं, दोनों अटपटा-सा महसूस करने लगे। ये विषय उनके हार्दिक वार्तालाप पर कोहरे की चांद-सा जैसा था। छोड़ याबू, तू अपनी बात कर, शहनवाज ने विषय बदलते हुए कहा। जानता है कल मेरी किससे मुलाकात हुई? भीम से। शहनवाज ने चहक कर कहा। भीम? कौन सा भीम? रघुनाथ ने पूछा और फिर दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। भीम उनका लड़कपन का सहपाठी और किसी छोटे से डिप्टी असिस्टेंट सिटी पोस्ट मास्टर का बेटा था और इसी नाम से अपना परिचय दिया करता था। इसी कार से भी दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। यही रहता है काफी, 2 साल से कभी मिला ही नहीं, शहनवाज ने कहा और शहनवाज फिर ताली बजाकर हंस दिया। मैंने दूर से ही उसे पहचान लिया। मैंने जोर से कहा, डिप्टी असिस्टेंट सिटी पोस्ट मास्टर साहिब। कम वक्त खड़ा हो गया पर मिला बड़े प्यार से। भाभी चाय ले आई थी, मेज पर रखते हुए बोली, मुझे आपसे एक काम है खान जी। भाभी के आ जाने से दोनों का इत्मीनान हुआ। प्रसादों के बारे में बात करते समय दोनों अटपटा सा महसूस कर रहे थे और मिले बैठे और इस भयानक स्थिति की चर्चा ना करें, ये भी अटपटा था। बचपन के मजाक और हंसी मजाक भी इस परिप्रेक्ष्य में कुछ कुछ खोखले भी थे। कहो ना भाभी, अगर तकलीफ ना हो तभी तुम कहो भी। मेरे और मेरी जेठानी के जेवरों का, उन्होंने कहा, मेरे और मेरी जेठानी के जेवरों का एक डिब्बा घर में पड़ा है और वह
निकलवाना है। जब आए थे तो थोड़ा-सा सामान लेकर चले आए, मैं कुछ भी साथ नहीं ले आई। इसमें क्या मुश्किल है भाभी, छोटा-सा तो काम है, कहाँ रखे हैं आप लोग? वही अछत्ती वाली कोठरी में। शहनवाज उनके घर के कोने-कोने से परिचित था। दोस्तों में यही एक दोस्त घर के अंदर आ सकता था, उस पर तो ताला चढ़ा होगा, इतना बड़ा सिक्के का ताला। मैं चाबियाँ देती हूँ, मैं जगह भी बता दूँगी, निकाल लाऊँगा, आज ही निकाल लाऊँगा। मिल्की वहाँ पर होगा? मिल्की? हाँ, मिल्की वहाँ पर होगा, वो ताला वाला खोल देगा। मिल्की वहीं पर है। मैं सुबह उस तरफ चक्कर लगा कर आया हूँ, उसे खबरदार करता रहता हूँ। खाना-वाना कहाँ खाता है वो? सारा घर उसके पास है, वही रसोई घर में खाना बना लेता होगा और क्या। रघुनाथ बोला। रसद तो इतनी है कि 6 महीने तक खाए तो खत्म नहीं होगी। रघुनाथ की पत्नी ने कहा, फिर शहनवाज की ओर देखकर। फिर लाऊँ चाबियाँ? शहनवाज फिर भावुक उठा। उसे फिर गर्व का भास हुआ, हज़ारों के जेवरों की चाबियाँ भाभी मेरे हाथ में दे रही हैं, मुझे अपना समझती हैं तभी तो। भाभी चाबियाँ खनकाती ले आई। और जब मैं तुम्हारा जेवर हज़म कर जाऊँ तो भाभी, तुमसे जेवर अच्छा है खान जी, तुम उसे फेंक भी जाओ तो मैं सी नहीं करूँगी, मैं कहूँगी तुम्हारी बला से। और फिर गुच्छों में से चुन-चुन कर चाबियाँ दिखाने और समझाने। थोड़ी देर बाद शहनवाज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दोनों दोस्त बाहर आए और चुपचाप चलते हुए मोटर तक आ गए। किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ शहनवाज, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रघुनाथ के दिल से अपने आप ही जैसे कृतज्ञता कि सब निकल आए। "ओ चुप ओए करोन!" शहनवाज ने कहा। "जा घर जाकर बैठ, टट्टी कर," उसने कहा और मोटर को दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। रघुनाथ ठिठका खड़ा रहा। "जाना, जा इधर मेरा मगज क्यों चाट रहा है तू?" रघुनाथ फिर भी खड़ा रहा। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। "जा ना, अब जाना, मेरा हाथ गंदा नहीं कर। जा किसी वाकिफ से बात कर। जा, जा, क्यों खड़ा मगज चाट रहा है? तेरे जैसे बहुत देखे हैं।" और शहनवाज ने मोटर चला दी। दोपहर ढल चुकी थी। जब जेवरों का डिब्बा लेने शहनवाज रघुनाथ के पुश्तैनी घर पर पहुंचा, मिल्की ने दरवाजे देर से खोला। "कौन है जी? खोलो दरवाजा, मैं हूँ शहनवाज।" "कौन? खोलो, खोलो, मैं शहनवाज हूँ।" "जी आया जी, अंदर से ताला लगा है जी, अभी लाता हूँ चाबी।" अंगीठी पर रखी है। सड़क के पार फिरोज खालवाले का गोदाम। फिरोज अपने गोदाम के चबूते पर खड़ा खालों की 2 गांठों को ठिकाने लगा रहा था। शहनवाज ने उस ओर देखा तो बुत की तरह खड़ा शहनवाज की ओर देख रहा था। शहनवाज ने मुंह फेर लिया और उसे लगा जैसे अभी भी फिरोज उसकी ओर देख ही रहा है, वो भी नफरत से। आज भी हिंदुओं के घर का दरवाजा खटखटा रहे हो, मानो मन ही मन कह रहा हो। एक तंगा पांव से गुजरा शहनवाज ने घूम कर देखा, चौधरी मौलादाद अपनी अनोखी पोशाक पहने, बेजिस और गले में हरे रंग का रेशमी रुमाल। गश्त लगा रहे थे उस्मानी इलाके में। शहनवाज को देखकर वो हंस दिए और हाथ जरूरत से ज्यादा ऊंचा उठाकर सलाम किया। यानी वो भी तंज कस रहे थे कि आज तुम फिर मुस्लिम हिंदू के दरवाजे के बाहर खड़े हो। अलैकम। शहनवाज को झेप हुई और नौकर पर गुस्सा आया कि वो क्यों दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों कर रहा है मिल्की। अंदर ताला खुलने की आवाज आई, फिर मिल्की ने धीरे से दरवाजे का पल्ला थोड़ा सा सरकाया और शहनवाज को देखकर बत्तीसी नहीं पोने लगा। शहनवाज ने पैर को ठोकर से दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। "बंद कर दो दरवाजा।" "जी खान जी।" घर का अंधेरा बरामदा लांघते हुए उसे सन्नाटा का भास हुआ। इस अंधेरे बरामदे में बहुत दिन बाद आया था। घर की सुपरिचित महक उसे अच्छी लगी। वर्षों पहले जब वो रघुनाथ के साथ बरामदा लांघ कर अंदर आया करता था तो उसकी छोटी बेटी मुंह में उंगली दबाए देर तक उसकी ओर ताकती रहती, फिर दोनों बाहें उठा देती कि मुझे गोद में उठा लो। हर बार वो आता तो भागती हुई बरामदे के सिरे पर आ जाती और दोनों ही बाहें उठाकर हंसने लगती। इसी बरामदे को लांघते समय घर की जवान औरतें दरवाजे की ओर से अंदर भाग जाया करती थी। ये भी वर्षों पहले की बात थी। जब रूना शुरू-शुरू में उसे अपने घर ले जाने लगा था, उन हँसती औरतों में से किसी की नज़र शहनवाज पर पड़ जाती तो भागना छोड़कर रुक जाती। "हाय! आप हैं? मैंने सोचा ना जाने कौन है।" शहनवाज का दिल भर आया। इस घर में उसने रघुनाथ और उसके परिवार के साथ बड़ी अच्छी शामें बिताई थी। यहाँ आते ही रघुनाथ के छोटे भाई की बहू उसके लिए अंडों का आमलेट बनाने चली जाती थी। घर के सभी लोग जानते थे कि शहनवाज को आमलेट खाना पसंद है और धीरे-धीरे घर के सभी लोग आंगन में आकर बैठने लगते। "खान जी, घर के सब लोग सुख से हैं ना जी?" मिल्की ने हाथ जोड़कर पूछा। तभी शहनवाज का ध्यान मिल्की की ओर गया। मिल्की हाथ जोड़े घिघियाता से सामने खड़ा था। मिल्की की गंदी आंखें और बात करने का गिड़गिड़ाहट भरा ढंग और पिचका हुआ शरीर उसे कभी भी पसंद नहीं आया था। इस वक्त भी मिल्की की आंखें गंदली थी। कभी-कभी घर के सभी लोग मिलकर मिस्की से मजाक भी करते तो शर्माकर बाहों से अपना मुंह ढक लेता। बिल्कुल औरतों की तरह तो सभी खिलखिलाकर हंसने लगते। तब वो शहनवाज को बुरा नहीं लगता था, पर आमतौर पर वह उसे लसलसी छिपकली सा लगा रहता। न जाने मिल्की कहाँ से आया था, न पंजाबी था न गढ़वाली। अपने घिसे-पिटे छोटे-छोटे दाँतों के बीच से किसी खिचड़ी भाषा के सब पीस-पीस कर निकालता था। आँगन के ऐन बीचों-बीच 3 ईंटें रखकर मिल्की ने अपना चूल्हा बना रखा था। उसकी राख आँगन में जगह-जगह बिखरी थी, पर इससे भी ज़्यादा बीड़ियों के टुकड़े। "तू रसोई घर के अंदर अपना हांडी क्यों नहीं पकाता?" शहनवाज ने पूछा। मिल्की सिर टेढ़ा करके मुस्कुरा दिया। "अकेला हूँ साहिब जी, यहीं पर अपनी दाल चढ़ा लेता हूँ। रसद काफ़ी है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं?" "बहुत है खान जी, साथ वाला नानबाई है ना, वो भी रोज़ पूछ लेता है।
आप ही उसे बोलकर गए थे ना? कौन सा नान भाई? साहिब जो नाले के पास बैठता है, वो मुझे बीड़ी के पैकेट भी फेंक देता है, बहुत भला आदमी है। और मिल्की खी-खी करके हँस दिया। आंगन के अंदर से एन रसोई घर की बगल में से सीढ़ियाँ ऊपर को थी। सनवा ने सीढ़ियों पर पैर रखते हुए आंगन में देखा। बड़े कमरों का दरवाज़ा जो आंगन में खुलता था, बंद पड़ा था। कमरे के अंदर क्या है, वो एक-एक चीज़ को जानता था। अंगीठी पर रघुनाथ की माँ का चित्र रखा था। कमरे में 2 खाटें और एक ऊँचा पलंग। बंद दरवाजे को देखते उसे बड़ा सूना-सूना लगा। बंद दरवाजे के बाहर दहलीज के साथ मिल्की की चिलम उल्टी पड़ी थी, पास में मैला सा कपड़े का चिथड़ा। "तू यहाँ बैठा क्या करता रहता है? फर्श भी नहीं बुहारता?" "अब क्या बुहारना साहिब जी, अब तो वे चले गए।" मिल्की ने फिर से बत्ती सी निपोरते हुए कहा। सनमाज को लगता था कि जब भी वो बातें करते तो जैसे गुंबद में से आवाज़ आती है और जब वे बोल चुकते तो फिर चारों ओर सन्नाटा। "असबाब वाली कोठरी बीच वाली छत पर है ना?" "असबाब वाली कोठरी? हाँ।" जिधर सीढ़ियों के सामने जहाँ बड़े ट्रंक रखे हैं। और मिल्की शहनवाज के पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगा। चाबियों के गुच्छे में कुछ नहीं तो 15 चाबियां तो होंगी ही। कछु के छोटे छोटे पीतल की चाबियां। भाभी ने पहले बड़े ताले की चाबी अलग करके दिखाई दी, फिर अलमारी के ताले की छोटी सी पीतल की चाबी। ये चाबी है खान जी, भूलना नहीं। पर शहनवाज को चाबी ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। इस बड़े ताले की कौन सी चाबी है, तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ साहिब जी, मैं बताऊंगा। और मिल्की चाबियों के गुच्छे पर झुककर यूं ढूंढने लगे जैसे कोई मुनीम वहीं पर झुककर रखने पड़ रहा हो। इन्हीं आंकड़े। ये देखकर मिल्की शहनवाज की कोहनी से कुछ ऊपर तक आता था। शहनवाज को पगड़ी के नीचे से मिल्की की चुटियां झांकती नजर आई। बाएं कान के एन ऊपर कनखुजरे की तरह निकली हुई थी। शहनवाज को झुरझुरी सी हुई। मिल्की ने ताला खोल दिया। कोठरी के अंदर घुटन थी और अंधेरा। मिल्की ने आगे बढ़कर कोठरी की एक खिड़की खोल दी जो घर के पिछवाड़े की ओर खुलती थी, जहां से एक मस्जिद का पूरा आंगन दिखता था। खिड़की खुल जाने से कोठरी के अंदर रखी सभी चार चीजें दिखने लगी। कोठरी में घुटन थी, पर उससे अधिक औरतों के कपड़ों की महक। तीनों भाइयों की बीवियां लगता था घर छोड़ने से पहले जैसे तैसे अपने कपड़े लपेट कर कोठरी में ट्रंकों के ऊपर फेंक गई थी। कोठरी संदूकों और ट्रंकों से ठसाठस भरी थी। ट्रंकों के पीछे अपना रास्ता बनाते हुए वह अलमारी तक जा पहुंचा जिसमें ज्यूरों का डिब्बा था। तभी उसकी नज़र खुली खिड़की से मस्जिद के आंगन में पड़ी और वजू करने के ताल के पास बहुत से आदमी बैठे थे। लगता था उनके बीच किसी आदमी की लाश रखी थी। उनकी आंखों के सामने उस जनाजे का दृश्य भी घूम गया जब मोटर में वह रघुनाथ के घर की ओर जा रहा था। देर तक शहनवाज खिड़की में से मस्जिद की ओर आंखें लगाया था। डिब्बा निकालने में देर नहीं लगी। नीले मखमल से ढका डिब्बा जो घर की किसी स्त्री का श्रृंगार बॉक्स था, उसने बड़े एहतियात से निकाल लिया और अलमारी को ताला लगा दिया। बाहर आने पर दोनों सीढ़ियां उतरने लगी। मिल्की के हाथ में चाबियों का गुच्छा और वो आगे आगे उतर रहा था। डिब्बे के दोनों हाथों में उठाए शहनवाज पीछे पीछे आ रहा था। जब सहसा उसके अंदर भभूक सा उठा। न जाने ऐसा क्यों हुआ। मिल्की की चुटिया पर नजर जाने के कारण, मस्जिद के आंगन के लोगों की भीड़ को देखकर, या इस कारण कि जो कुछ वह पिछले दिन से देखता सुनता आया था वो विष की तरह उसके अंदर घुल गया था। सनवान ने सहसा ही बढ़कर मिल्की की पीठ में जोर से लात जमाई। मिल्की लुढ़कता हुआ गिरा और सीढ़ियों के मोड़ पर सीधा दीवार से टकराया। जब वो नीचे गिरा तो उसका माथा फूटा हुआ और पीठ टूट चुकी थी, क्योंकि जहाँ गिरा वहां से वो उठ नहीं पाया। शहनवाज उसके पास से निकल कर आया तो मिल्की का सिर नीचे की ओर लटक रहा था और टांगे आखिरी 2 सीढ़ियों से लटक रही थी। शहनवाज का गुस्सा, जिसके कारण वो सही नहीं जानता था, बराबर बढ़ता जा रहा था। पास से गुजरते हुए उसका मन हुआ पैर उठाकर उसके मुंह पर दे मारे और कीड़े को कुचल दे, पर सीढ़ियों के मोड़ पर उसे अपना संतुलन खो देने का डर था। नीचे आंगन में पहुंचकर उसने एक बार मिल्की की ओर देखा। मिल्की, उसकी आंखें खुली थी और शहनवाज के चेहरे पर ऐसी लगी थी मानो बात उसकी समझ में भी नहीं आ रही हो कि उसकी किस भूल से खफा होकर खानजी ने उसे मारा था। मिल्की के मुंह से गिरते समय घुटता सा शब्द निकला था, पर अब मिल्की चुप था। या तो भय से ही दम तोड़ गया था, या बेहोश, या गर्दन की हड्डी उसकी टूट गई थी। यहाँ ध्यान दीजिए, उसकी मृत्यु गर्दन की हड्डी ये टूट गई थी। शहनवाज ने उसे वहीं छोड़ा, जेवरों का डिब्बा बगल में दबाकर, और वहां से निकल आया और बड़ा ताला जो पहले मिल्की ने घर के अंदर लगा रखा था उसे घर के बाहर लगा दिया। उसी रात भाभी के हाथों में जीरो का डिब्बा देते हुए शहनवाज विचलित नहीं हुआ। डिब्बा हाथ में लेते समय भाभी की आंखें डबडबाई। भाभी का रोम रोम कृतज्ञता से भर उठा। रघुनाथ अंदर ही अंदर उसके चरित्र, उसके ऊंचे विचारों की प्रशंसा कर रहा था, जिसके कारण आज के जमाने में जब चारों राग की लपटें थी, एक मुसलमान दोस्त उसके प्रति इतना निष्ठावान होकर कैसे काम कर सकता है। पर एक बुरी खबर भी लाया हूँ भाभी। क्यों, क्या चोरी होगी? नहीं, मिल्की सीढ़ियों पर से बुरी तरह गिरा है और शायद उसकी कोई हड्डी भी टूटी है। पहले सोचा किसी डॉक्टर को बुलाऊं, पर आजकल डॉक्टर मिलते कहाँ है। कल उसका कोई इंतजाम करूंगा। बेचारा, कहो तो उसे यहाँ डाल जाऊं, वहाँ अकेला कहाँ पड़ा रहेगा। मैं अपना कोई आदमी रखवाली के लिए छोड़ आऊंगा। पर भाभी और रघुनाथ दोनों ही इस सुझाव पर हिचकिचाए। वे स्वयं नए इलाके में भी अजनबी थे। उनसे एक मरीज की देखभाल कहाँ होगी। अगर शहनवाज के लिए डॉक्टर ढूंढना कठिन हो रहा है तो उनके लिए तो और भी नहीं हो पाएगा। मैं इंतजाम कर दूंगा, शहनवाज ने सिर हिलाकर कहा।
कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा, ऐसी मुश्किल भी क्या है। भाभी इस वक़्त भी शहनवाज़ की कृतज्ञता और उसके ऊँचे प्रशस्त ललाट दमकते चेहरे को देख-देख कर उन्हें ये लग रहा था जैसे वह किसी पुण्य आत्मा के दर्शन कर रही हों। और यहाँ पे देखिए अब जो है यहाँ पे 11वां अध्याय शुरू होगा जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। और आप रेगुलर सुनते रहें, इसके शॉर्ट नोट करते रहें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट कर रहे हैं तो ही समझिए कि आपके लिए फ़ायदेमंद है 10, 12, 15 घंटा देना, नहीं तो फिर तो कोई मतलब है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी प्रतिक्रिया हो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई किया करें। और यात्रा काफ़ी लंबी है, आधे घंटे में तो हम चीज़ों को नहीं समराइज़ कर सकते, जो चीज़ 15 घंटे का है। तो उसी तरीके से आप लोग आराम से करते रहिए, अभी नेट का एग्ज़ाम भी थोड़ा टाइम लगेगा होगा। और मूल टेक्स्ट अच्छे से पढ़िए, नोट्स भी बनाइए, सफलता ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।